हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। जो हम लोगों की बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही थी, आज हम लोग उसी अपनी सीरीज़ में देखेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजना। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स है आना, यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे बिहार की नदी घाटी परियोजना। बिहार की नदी घाटी परियोजना जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इस परियोजना में बाढ़ नियंत्रण, जो उत्तर बिहार में बाढ़ आता है उससे नियंत्रण से संबंधित चीज़ें हैं। सिंचाई प्रबंधन, क्योंकि हमारा बिहार जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लगभग 96% इसका जो एरिया है वो मैदानी है, इसलिए यहाँ पे सिंचाई प्रबंधन करना भी ज़रूरी है। तो इस नदी घाटी परियोजना में क्या क्या चीज़ें हैं। बाढ़ का नियंत्रण करना है, सिंचाई का प्रबंधन करना है, जल संरक्षण करना है, पर्यावरण, परिवहन और ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। किसमें? इस नदी घाटी परियोजना के जरिए। तो इसमें कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, आइए देखते हैं हम लोग। 3 नदी घाटी परियोजना है, 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसमें से एक परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। देख लो यहाँ पे, यहाँ देखो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना कौन कौन सी। एक है सोन नदी घाटी परियोजना, एक है गंडक नदी, एक कोसी नदी। अब देखो बिहार का रफ मैप आपको याद करना है, बिहार का रफ मैप आपको याद करना है जो है। और रफ मैप में आप देखे होंगे कि सोन नदी किधर से है और गंडक नदी किधर से है और कोसी नदी किधर से है। तो रफ मैप में एक देख लेते हैं हम। देखो गंडक नदी किधर से आ रही है। गंडक नदी आती है यहाँ से, हमने आपको बताया था गंडक नदी इधर से आती है और यहाँ ये गंगा में आके मिल जाती है सारण के करीब आके। और ये उत्तर प्रदेश से कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है? 45 किलोमीटर की सीमा। हमने ये भी आपको बताया था कि 45 किलोमीटर की सीमा ये जो है उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा साझा करती है ये गंडक नदी। ठीक है, तो एक गंडक नदी पर एक परियोजना है, एक परियोजना गंडक नदी पर है, एक परियोजना सोन नदी पर है, एक परियोजना कोसी नदी पर। यानी कि ये गंडक नदी और कोसी नदी, ये दो नदियाँ कहाँ की हैं? ये दो नदियाँ हैं उत्तर बिहार की नदियाँ हैं, दोनों उत्तर बिहार की तरफ से आ रही हैं ये दोनों नदियाँ। और ये सोन नदी कहाँ की नदी है? ये दक्षिण बिहार की नदी है, जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये कोसी नदी जो है कहाँ से निकलती है? कोसी नदी ये जो है नेपाल हिमालय, मतलब नेपाल, जो नेपाल हिमालय वाला पार्ट है उसकी महाभारत श्रेणी से ये कोसी नदी निकलती है। और आप लोग ये बताओ हमको कि कौन सी ऐसी नदी है जिसके किनारे पर काठमांडू शहर बसा हुआ है। काठमांडू शहर बसा हुआ है और जो है काठमांडू शहर बसा हुआ है और जो है पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी पर है ये? ठीक है, आप लोग ये बताओ हमको, कमेंट बॉक्स में बताना ये चीज़। अब देखते हैं हम लोग फटाफट सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। इसका निर्माण कब हुआ था? 1874 में हुआ है। और इसी पे हमने बताया था टेहरी रोहतास जिला है, यहीं पे टेहरी बांध है ना। टेहरी एक है टिहरी बांध, ये उत्तर प्रदेश में है टिहरी बांध। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी है टिहरी बांध। ठीक है, लेकिन ये टेहरी बांध है, टेहरी। तो ये सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में किया गया। इसी पे रोहतास जिले में जो है टेहरी बांध बनाया गया है। और यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। आपसे पूछेगा कि बिहार की सबसे प्रथम या सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना जो कि 1874 में बनाई गई, कितने में बनाई गई? सन 1874 ईस्वी में बनाई गई, कौन सी है? तो आप ये सीधा बताएंगे कि सोन बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो टेहरी में बारून एक जगह है, टेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। ये बारून एक जगह है बिहार में, और टेहरी में मतलब ये टेहरी जो बनाया गया है, यहाँ पे बांध जो बनाया गया है टेहरी बांध सोन नदी पर, रोहतास जिले के अंदर। यहाँ से क्या काम किया गया? एक बारून नामक स्थान है, बारून नामक स्थान पर सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, एक है पूर्वी सोन नहर, एक है पश्चिमी सोन नहर। तो जो पूर्वी सोन नहर, अब देखो मैप पे आ जाओ सीधा। देखो ये है बिहार। अब सोन नदी कहाँ से निकलती है?
मध्य प्रदेश का एक जगह है अमरकंटक, अमरकंटक से निकल के ये आती है ऐसे। अब ये जो है यहाँ पर एक बारून नामक जगह है, यहीं पे मान लो यहाँ पे बिहार के अंदर रोहतास ज़िले में बिहार के अंदर जो है एक बारून नामक जगह है। अब यहाँ पे एक रोहतास ज़िले में तो मान लो एक टेहरी बहुउद्देशीय परियोजना बना दी गई, टेहरी बहुउद्देशीय परियोजना बना दी गई। और यहाँ पे जो बारून नामक जगह है यहीं टेहरी के आसपास ही, ये बारून नामक स्थान से जो है 2 नहरें निकाली गई। एक पूर्वी सोन नहर, अब सोन नदी पे चूँकि सोन नदी का पानी है इसलिए इसको सोन नहर, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर कहते हैं। अब देखो पूर्वी सोन नहर जो है यानी कि जो नहर पूरब की तरफ गई। अब पूर्व किधर है, बिहार अगर ये है तो पूरब इस साइड पड़ेगा, पूर्व इस साइड पड़ेगा। तो जो नहर पूर्व की तरफ बही है, जो नहर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है उसको कहा गया पूर्वी सोन नहर। और जो नहर जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई, जो नहर जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही उसको कहा गया पश्चिमी सोन नहर। अब देख लो, अगर मैप हम देखें थोड़ा, बिहार का मैप में चौहद्दी अगर याद होगी आपको तो बड़े आसानी से समझ में आएगी ये चीज़। अब देखो जो पूर्वी सोन नहर है पूर्व किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा, इधर की तरफ। अब देख लो यही जिला, ये सारे ज़िले औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, ये सब किधर के ज़िले हैं, ये सब इधर से शुरू हो रहे हैं और इधर की तरफ जा रहे हैं। ये जहानाबाद हालांकि इसी को काट के अरवल 38वां जिला बना था, ठीक है, इसी को काट के जहानाबाद को काट के अरवल ज़िला बना था। तो ये पूर्वी सोन नहर से ये सारे मतलब जो पूरब की तरफ जा रहे हैं ज़िले, हम लोग जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ेंगे, जैसे औरंगाबाद से गया गए, गया के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद अरवल, अरवल के बाद पटना तक सिंचाई की जाती है। किससे, पूर्वी सोन नहर से। आपसे पूछेगा कि पूर्वी सोन नहर इन ज़िलों में कौन सा ज़िला है जो पूर्वी सोन नहर से जो है सिंचित है, ठीक है। तो इसी में से कोई एक ज़िला मिस कर देगा या कहेगा कि इनमें से कौन सा है, या 3 दूसरा दे के इसमें से एक दे देगा, या 3 इसमें दे के कोई एक दूसरा दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये प्रश्न बन सकता है यहाँ से पूर्वी सोन नहर। अब पश्चिमी सोन नहर से देख लो, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। अब रोहतास, भोजपुर, कैमूर ये सब किधर पड़ते हैं, देखो ये रोहतास है, ये कैमूर है, ये बक्सर है, ये भोजपुर है, जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं ये सारे ज़िले। तो ये पश्चिमी सोन नहर हैं, ठीक है, समझ में आया। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि ज़िले जो हैं इनसे सिंचित होते हैं। अब देखो सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, एक टेहरी जल विद्युत केंद्र, टेहरी वाला तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टेहरी वाला ये बांध परियोजना भी है, बहुउद्देशीय परियोजना भी है। सोन नदी पर टेहरी ही तो बांध बना है, टेहरी बांध, तो टेहरी बांध बना है। तो ये जल विद्युत केंद्र भी है और इससे कितना उत्पादित होता है, 6.6 मेगावाट। और बारून, अब जो बारून नामक जगह है जहाँ से सोन नदी मतलब पूर्वी सोन नहर निकलती है और पश्चिमी सोन नहर निकलती है, जहाँ से ये 3.3 मेगावाट विद्युत यहाँ पे मिलता है, मतलब विद्युत का उत्पादन होता है सोन नहर पे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा हम लोग देखते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देख लेते हैं। गंडक हमको पता है, गंडक कहाँ से निकल के आती है, ये नेपाल से ही निकलती है ये गंडक, और ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। गंडक नदी जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। महाभारत श्रेणी कौन सी श्रेणी है, हिमालय की एक श्रेणी है जिसको हम महाभारत नाम देते हैं, महाभारत श्रेणी। तो वहीं से गंडक निकलती है और ये अपनी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार की 45 किलोमीटर तक सीमा साझा करती है। और यही नदी तो है जो सारण के पास जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, सारण के पास जाके गंगा में ये नदी मिल जाती है। और इंटर कहाँ से करती है ये नदी, गंडक नदी इंटर कहाँ से करती है, गंडक नदी इंटर कहाँ से करती है, अब बिहार में आई थिंक ये सिवान से करती है, सिवान नहीं सॉरी सिवान से नहीं, ये देख लेना, आई थिंक हमको याद नहीं आ रहा अभी। गंडक नदी कहाँ से इंटर करती है देख लीजिएगा आप लोग ये। चलो ठीक है, अब हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में देखते हैं। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल को तीनों को मिलता है। और गंडक परियोजना कब स्थापित की गई, इसको मतलब समझौता कब हुआ, 1959 में नेपाल के साथ समझौता हुआ और इस परियोजना का कार्य 1960 से प्रारंभ हो गया। इस परियोजना के अंतर्गत
इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा-लोटन के पास गंडक नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है, यानी कि एक पूर्व की तरफ नहर निकाल दी गई, एक पश्चिम की तरफ नहर निकाल दी गई है गंडक जलाशय से, और यही पूर्वी गंडक नहर हो जाएगी और ये पश्चिमी गंडक नहर हो जाएगी। अब देख लो, इसमें पूछेगा क्या आपसे, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि बताओ गंडक बहुउद्देशीय परियोजना कब से स्टार्ट की गई, तो ये 1960 से स्टार्ट की गई। अब एक प्रश्न सबसे फेमस है, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है, ये बहुउद्देशीय परियोजना मतलब इसका लाभ कौन कौन लेते हैं। इसका लाभ बिहार लेता है, इसका लाभ नेपाल भी लेता है, इसका लाभ उत्तर प्रदेश भी लेता है। ठीक है, और ये जो है कहाँ पे बनाया गया है, गंडक नदी परियोजना कहाँ पे स्थित है। अब देखो, भारत नेपाल सीमा पर भैंसा-लोटन नामक स्थान कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में है, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। भैंसा-लोटन नामक स्थान के पास गंडक नदी पर बांध बनाकर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। अब गंडक नदी परियोजना से मतलब दो नहर निकाले गए हैं, एक पूर्वी गंडक नहर, एक पश्चिमी गंडक नहर। जैसे वहाँ पे एक पूर्वी सोन नहर था, एक पश्चिमी सोन नहर था, तो यहाँ पे पूर्वी गंडक नहर और दूसरी है पश्चिमी गंडक नहर। आओ आगे देखते हैं हम। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है। तिरहुत एक मंडल भी है यहाँ का। त्रिवेणी और दोन, जो पूर्वी नहर है, पूर्वी गंडक नहर है, ये 3 भागों में विभक्त है। एक तिरहुत, एक त्रिवेणी, एक दोन। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली ना, ये देखो तिरहुत और त्रिवेणी एवं दोन नहर से, मतलब इन तीनों, जैसे पूर्वी नहर को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। सर्वप्रथम तिरहुत, फिर त्रिवेणी, फिर दोन में इनको विभक्त कर दिया गया। अब इन्हीं तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई होती। अब देखो, ये तिरहुत एक मंडल भी था और इसी मंडल के ये सारे ज़िले हैं, तिरहुत मंडल के ये सारे ज़िले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इसी में एक और आ जाता था, हाँ यही है, यही। हालांकि तिरहुत मंडल में 6 ज़िले आते हैं। तिरहुत मंडल में 6 ज़िले आते हैं। तो ये तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। पश्चिमी नहर जो है ये नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार के सिवान, सारण में सिंचाई होती है। किससे? पश्चिमी नहर जो है, यानी कि गंडक का जो पश्चिमी नहर है, इससे मतलब ये जो है घूम के चला जाता है उधर की तरफ, नेपाल की तरफ, और नेपाल की तरफ जाने के बाद फिर ये नहर जो है उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया एवं बिहार को मतलब सिंचित करता है, और यहाँ से सिवान को, सारण को भी सिंचित करता है, जो पश्चिमी गंडक नहर है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट, मतलब पूर्वी गंडक नहर पर 15 मेगावाट और जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इसी प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। यानी कि सोन पे भी देखो तो सोन पे भी 2 बने हैं। एक है जो है आपका, ये क्या नाम था उसका, टीरा, और एक आपका बारून करके था, बरून करके था सोन पे, जो ये क्या बोलते हैं इसको, विद्युत परियोजना थी। एक 6.6 की थी और एक 3.3 की थी आई थिंक। अब इस पे भी देखो, इस पे यानी कि गंडक वाले पे, पूर्वी गंडक नहर पे 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, और पश्चिमी नहर पे भी ऐसा ही कुछ जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं कोसी बहुउद्देशीय परियोजना को। अब देखो, कोसी बहुउद्देशीय परियोजना, इस परियोजना की स्थापना 1553 में की गई। यह परियोजना 1954 में, 1553 नहीं, आई थिंक हमने 1553 बोला है, यहाँ 1953 है, 1953 में की गई, और यह परियोजना 1954 में लागू हुई। ठीक है। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हो गई।
कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया। इसको भी देखो पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर में बांट दिया, सभी को दो दो भागों में बांटा जा रहा है। अब देखो पूर्वी कोसी नहर, अब हमको पता है, देखो बिहार पे चले आओ, बिहार पे चले आओ आप लोग फटाक से। अब देखो यहाँ पे देखो सुपौल है, यहाँ अररिया है, बिहार के मैं उत्तर साइड की मैं बात कर रहा हूँ, सुपौल, अररिया। और यहाँ पे देखोगे अगर आप तो किशनगंज पड़ता है, यहाँ पे नीचे देखोगे तो पूर्णिया पड़ेगा, पूर्णिया के नीचे देखोगे तो कटिहार पड़ेगा। यहाँ पे ये सारे ज़िले हैं बिहार के, ये सारे ज़िले हैं, ये सारे ज़िले हैं बिहार के। तो पूर्वी कोसी नहर से अररिया, सुपौल और पूर्णिया आदि की सिंचाई होती है। और पश्चिमी जो है, पश्चिमी कोसी नहर जो है, इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय सिंचित होता है। अब ये अगर देखो तो बिहार का देखो दरभंगा, मधुबनी, देखो सुपौल तो यहाँ है, सुपौल के बाद फिर देखो मधुबनी इधर साइड पड़ जाता है, और फिर दरभंगा इसके नीचे आ जाता है, और बेगूसराय तो एकदम यहाँ आ जाता है। यहाँ ये बेगूसराय यानी कि मुंगेर मंडल का ये हिस्सा है। पश्चिमी कोसी नहर से मतलब ये सिंचित होते हैं कौन कौन से? दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय, 4 ज़िले। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब देखो आ गया फैक्ट, एकदम सीधा सीधा फैक्ट पूछेगा। देखो जलप्रपात और जिला। अब देखो जलप्रपात का निर्माण कैसे होता है। जैसे एक नदी है, देखो बता दे रहे हैं कैसे होता है जलप्रपात का निर्माण। जैसे एक नदी यहाँ से निकल रही है, जैसे मान लो, 1 मिनट रुक जाओ, देखो यहाँ है आपका जैसे कोई पर्वत है मान लो। अब यहाँ से एक नदी निकलती है, ऐसे नदी निकलने के बाद ये ऐसे ऐसे आ रही है, लेकिन यहाँ एक पठार पड़ गया अब ऐसे, और यहाँ पे एक नीचे काफ़ी नीचे खाई हैं। अब जब ये नदी ऐसे ऐसे आ रही पठार में एकदम सीधे चलेगी, अब फिर इसका वेग जब यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ से नीचे गिरेगी, ये नदी जब यहाँ से नीचे गिरेगी तो इसका वेग काफ़ी बढ़ जाएगा। अब जब ये बढ़ गया वेग तो यही बन गया झरना। तो झरना को जलप्रपात भी कहा जाता है। ठीक है, तो जलप्रपात का निर्माण कुछ ऐसे ही होता है। अब देखो जलप्रपात, इधर साइड में जलप्रपात दिया है, इधर जिला दिया है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा जिला कहाँ पड़ता है? देखो बिहार का रफ मैप बनाओ, नवादा जिला कुछ यहाँ पड़ता है नीचे की तरफ एकदम। ठीक है, अब देखो अगला देखो दुर्गावती जलप्रपात, रोहतास भी कहाँ है? ऐसे यहाँ पहले एक हम लोग छोटा सा मैप बना लेंगे इधर कहीं, अब ज़्यादा समझ में आएगा। जिससे देखो ये बिहार का हमने बना लिया एक मैप छोटा सा। ठीक है, अब मैं इसमें टिक करता जाऊँगा, आप लोग देखते जाइए। देखो ककोलत जलप्रपात नवादा में, नवादा कहाँ पड़ता है? झारखंड से सीमा साझा करता है, नवादा यहाँ हो गया। दुर्गावती जलप्रपात, देखो दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, ये सबसे ऊंचा है। रोहतास कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, यहाँ करीब यहाँ पड़ जाएगा रोहतास। कर्मनासा जलप्रपात, कर्मनासा नदी को एक नाम से और जानते हैं, अपवित्र नदी के नाम से, ये बक्सर में पड़ जाएगा। बक्सर जहाँ से बक्सर एक ज़िला है ना, चौसा नामक स्थान से, जहाँ से गंगा नदी इंटर करती है और भागलपुर और कटिहार से सीमा साझा करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है ना। तो कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है? बक्सर ज़िले में स्थित है। अब देखो धुआं कुंड जलप्रपात, एक है धुआंधार जलप्रपात और ये है धुआं कुंड जलप्रपात, ये सासाराम रोहतास में। हमने पूछा भी था ना आपसे कि सासाराम कहाँ पे पड़ता है, जहाँ यहीं सासाराम में उनका जो शेरशाह सूरी हैं इनका मकबरा है इसी सासाराम में। तो ये देखो धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे पड़ता है? सासाराम किस ज़िले में पड़ता है? रोहतास ज़िले में पड़ता है। मंझर कुंड जलप्रपात ये भी सासाराम में ही पड़ता है। जीआर कुंड जलप्रपात ये भोजपुर में पड़ता है। भोजपुर बताओ किससे सीमा साझा करता है? भोजपुर भी उत्तर प्रदेश से ही सीमा साझा करता है। तेल्हार कुंड जलप्रपात कहाँ है? कैमूर भी किससे सीमा साझा करता है? कैमूर भी अपना सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। अब देख लो, पहले इसको देखो, फिर से देखो इसको। ये सारे जितने जलप्रपात हैं, अभी तक जितने जलप्रपात हैं, ये कोई उत्तर साइड में नहीं है, कोई भी जलप्रपात उत्तर साइड में नहीं है। जब आप लोग रफ मैप एकदम याद कर लेंगे दिमाग में, देखो अब देखो मैं एक बना दे रहा हूँ रफ मैप यहाँ पे, ये बिहार हो गया बराबर। अब देखो नवादा कहाँ पड़ता है? नवादा यहाँ कहीं पड़ेगा। रोहतास यहाँ कहीं पड़ता है। बक्सर यहाँ पड़ता है थोड़ा सा ऊपर। सासाराम रोहतास ही है, रोहतास ही। अब रोहतास में देखो एक ये
यानी कि दुर्गावती यानी कि सबसे ऊंचा वाला जलप्रपात, धुआं कुंड जलप्रपात और मंझर कुंड जलप्रपात, ये कहाँ पड़ते हैं? ये रोहतास में पड़ते हैं, ठीक है। और सासाराम रोहतास यहीं है। अब देखो कर्मनासा वाला हमने बता दिया। जीआर कुंड भोजपुर में है, भोजपुर कहाँ पड़ता है? यहाँ पर पड़ता है। और तिलहर कैमूर में, कैमूर भी यहीं कहीं बीच में है। तो जितने जलप्रपात हैं यहाँ के, ककोला, दुर्गावती, कर्मनासा, धुआं कुंड जलप्रपात, मंझर कुंड जलप्रपात, जीआर कुंड जलप्रपात और तिलहर जलप्रपात, ये कहाँ हैं? ये लगभग दक्षिण बिहार की तरफ हैं। ये बात ध्यान में रखना आप। कुछ पश्चिमी साइड में है, पश्चिमी साइड में भी दक्षिण पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ नहीं। ये माइंड अगर आपको मतलब नहीं याद रहेगा तो भी एक आपको सहूलियत होगी चीज़ों को लगाने में, सही ऑप्शन लगाने में। कम से कम इतना दिमाग में रहेगा कि भाई कोई जलप्रपात उधर की तरफ नहीं है। जैसे इतने में से कोई भी जलप्रपात मान लो और एक आध दो छोटा मोटा जलप्रपात होगा तो उधर कहीं होगा, नहीं तो ये जो मेन जलप्रपात है, मुख्य जलप्रपात हैं जो, ये कहाँ है? ये या तो दक्षिण में है या तो दक्षिण पश्चिम की तरफ है। इतना बात दिमाग में रखो। वैसे ज़्यादातर याद करने की कोशिश करो। ककोला कहाँ है? नवादा में है। दुर्गावती कहाँ है? सासाराम बिहार में। एक देखो दुर्गावती, धुआं कुंड और मंझर, ये तीनों कहाँ हैं? दुर्गावती, धुआं कुंड और मंझर, ये सासाराम में ही पड़ रहे हैं, रोहतास के अंदर ही हैं। अब कर्मनासा वैसे भी याद होगा, एक कर्मनासा नदी थी जिसको हम अपवित्र नदी के नाम से जानते थे, तो ये बक्सर में है, ठीक है। तिलहर याद रख लो, कैमूर में है। जीआर कुंड याद रख लो, भोजपुर में है, ठीक है। तो इतना जलप्रपात है यहाँ पे मिलता है, जो मेन जलप्रपात है मुख्य रूप से। वैसे जलप्रपात और भी हैं यहाँ पे, लेकिन वो काम के नहीं हैं अपने, बस इतना याद रखो आप लोग, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखो बिहार की प्रमुख झीलें देख लो। अब देखो झीलें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे लैगून झील हो गई, बताओ सबसे बड़ी भारत की लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? सब बताओ। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, चिल्का। और भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आप लोग कमेंट में बताओ। मीठे पानी की झील मैं हिंट दे रहा हूँ, ये कहाँ पे पड़ता है? J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। अब ये बताओ भारत की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? भारत की सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कौन सी है? ये भी बताओ आप लोग। चलो इसका भी हिंट दे रहा हूँ, राजस्थान में पड़ती है ये झील, ठीक है। अब बताओ विश्व की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? पूरे विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बताओ आप लोग, कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिहार की झील की बात कर लेते हैं। देखो कांवर झील कहाँ है? कांवर झील बेगूसराय में। देखो अब दिमाग लगाओ आप लोग, बेगूसराय कहाँ पड़ेगा? बेगूसराय को दिमाग में रखो, रफ मैप पे जाओ और बेगूसराय को तुरंत टिक करो। कहाँ पे बेगूसराय कहाँ पे पड़ रहा है? दक्षिण बिहार में है। और किस मंडल में आएगा? ये किस मंडल में आता है? बेगूसराय किस मंडल में आएगा? बेगूसराय आपका चला आएगा मुंगेर मंडल में। ध्यान से, अगर मैप जो है माइंड में होगा तो आप लोग तुरंत इसको चेक कर लेंगे। अब देखो गोगाबिल या घोघा झील कहाँ पे पड़ता है? कटिहार। कहाँ पड़ेगा? दक्षिणी बिहार में। कुशेश्वर झील देखो दरभंगा कहाँ पड़ता है? दरभंगा आपका लगभग उत्तर बिहार में पड़ जाएगा, दरभंगा। घोड़ा कटोरा झील ये नालंदा में पड़ता है। नालंदा कहाँ पड़ता है? हमको बताओ। नालंदा किस मंडल का हिस्सा है? पटना मंडल का हिस्सा है नालंदा। देखो अनुपम झील कहाँ पे पड़ती है? अनुपम झील कैमूर कहाँ का हिस्सा है? बिहार में कैमूर कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण बिहार में पड़ता है कैमूर। और ये कैमूर जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, बल्कि हम यूँ कहें कि दक्षिण पश्चिम में पड़ता है कैमूर। दक्षिण पश्चिम में, बिहार के दक्षिण पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है? कैमूर पड़ता है। और अनुपम झील यहीं पे स्थित है। सिमरी झील देखो, सिमरी झील सहरसा में है। जगतपुर झील भागलपुर में। अब देख लो एक बार फिर से देख लो। कांवर झील बेगूसराय में पड़ता है। गोगाबिल या फिर इसी को घोघा झील के नाम से जानते हैं, कटिहार। वही कटिहार जो भागलपुर और कटिहार से सीमा बनाती हुई गंगा नदी बाहर की तरफ निकल जाती है बिहार से, तो वही वाला कटिहार। अब देखो कुशेश्वर झील दरभंगा में है।
घोड़ा कटोरा झील राजगीर में, अनुपम झील कैमूर में है, सिमरी झील कहाँ पड़ती है, सहरसा में, जगतपुर झील कहाँ पे पड़ती है, भागलपुर में पड़ती है। ठीक है, याद करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करने की कोशिश करो। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखो एक सेकंड, जगतपुर झील भागलपुर में पड़ रही है। भागलपुर कहाँ पड़ता है, भागलपुर कहाँ पड़ता है, हमने बताया था ना जब चौहद्दी पढ़ा रहे थे। भागलपुर, जब कटिहार यहाँ है, जब कोई काटेगा तो आप भागेंगे, यानी कि भागलपुर। कटिहार और भागलपुर ऐसे ही रफ मैप माइंड में रखो, कटिहार भागलपुर, फिर बांका, फिर जमुई आ जाता था, फिर नवादा, फिर गया, फिर औरंगाबाद, फिर आ जाता था आपका रोहतास, ऐसे ही तो था। ठीक है, तो आप लोग ये रखो। जगतपुर झील कहाँ है, भागलपुर में। अब देखो मोती झील, इसको याद रखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट झील है मोती झील। मोती झील कहाँ पड़ती है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ती है। अब चंपारण दिमाग में रखो, कहाँ है चंपारण, पूर्वी पूर्वी नहीं करें, उत्तरी बिहार में। पूर्वी चंपारण कहाँ पड़ेगा, ये बिहार है, बिहार में ये पश्चिमी चंपारण है, ये पूर्वी चंपारण पड़ जाएगा आपका। तो मोती झील कहाँ है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ता है। सरैयामन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में पड़ रहा है। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में पड़ रहा है। तो अब दिमाग में रखो कि जो मेन झीलें हैं इसमें से एक तो दरभंगा में पड़ती है जो उत्तर बिहार की हैं, एक दरभंगा में है और बाकी पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में है, बाकी और कहीं झील नहीं है। उत्तर साइड में बिहार के मेन झील जो हैं, मेन जो झील हैं, ये ज़्यादातर झीलें जो हैं दक्षिण बिहार के अंदर ही हैं, दक्षिण बिहार के पास ही हैं। और झरने की भी यही कंडीशन है। झरना तो मुख्य झरनों में से कोई झरना ऐसा नहीं है जो उत्तर बिहार का हो, लगभग सारे झरने दक्षिण बिहार में ही आते हैं। ठीक है, चलो आगे देखें। बिहार की प्रमुख नहरें देख लो। अभी नहरों के बारे में हमने चर्चा भी किया है ऊपर। जैसे देखो त्रिवेणी नहर के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तिरहुत नहर के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, दोन नहर के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये किसकी नहर है, ये सारी जो है जो पूर्वी गंडक नहर है उसी का पार्ट था त्रिवेणी, तिरहुत और दोन। तो ये सारी किस नदी पे है, गंडक नदी पर है। और क्या होता है यहाँ पे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इससे सिंचित इलाके हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आगे देखते हैं। पूर्वी कोसी, अरे जो कोसी परियोजना चलाई गई थी उसमें है पूर्वी कोसी। किस नदी पे है, कोसी नदी पे है। इससे कौन कौन सा लाभान्वित क्षेत्र है ना, लाभान्वित क्षेत्र तो अररिया, सुपौल और पूर्णिया। पश्चिमी कोसी से कौन कौन से हैं, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। ऊपर सारी चीज़ें हो चुकी हैं ये एक बार। देखो पश्चिमी कोसी से कौन कौन सा, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। राजपुर एक नहर है, ये नहीं हुआ था हालांकि, इसको देख लो। राजपुर ये भी कोसी नदी पर है। और सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय वही कन्हैया कुमार वाला, सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय इससे सिंचित हैं। पूर्वी सोन से देखो, अब सोन हमने बताया ही था, पूर्वी सोन में हमने बताया था औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल। और पश्चिमी सोन से कौन कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है, ये सारी नहरें हैं। पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर, राजपुर नहर, पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर, दोन नहर, त्रिवेणी नहर, ये सारी नहरें हैं। ठीक है, तो पश्चिमी सोन नहर से सोन पे बनाई गई हैं ये। और जो है रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर, ये सारे ज़िले किससे सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो ये वाला टॉपिक ही आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। देखो बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड हैं, आपसे पूछ लेगा, जैसे दे देगा, उसी में कोई ठंडा जलकुंड रहेगा, कोई गर्म जलकुंड रहेगा। ये प्रश्न ज़्यादातर आर ओ में पूछा जाता है। आर ओ में ज़्यादा आ रहा है ये प्रश्न कि गर्म कौन सा है। अब वैसे ट्रेंड भी बन रहा है, ये कहीं भी पूछ सकता है आपसे, आर ओ ज़रूरी थोड़ी ना है। तो देखो बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड राजगीर में कौन कौन से हैं, ब्रह्माकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। ठीक है, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, ये कैसे हैं, ये राजगीर में हैं, ये सारे राजगीर में हैं। देखो ब्रह्मा कुंड, सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड, ये सभी कैसे हैं, ये सभी गर्म हैं। और सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, ब्रह्मा कुंड बिहार। यानी कि ऐसे समझ लो कि भगवानों में सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, ब्रह्मा भगवान है। तो ये सबसे गर्म, यानी कि जो ब्रह्म कुंड है ये सबसे गर्म है, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है बिहार का। और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे है, राजगीर के अंदर है। ठीक है, अब अगला देखेंगे नेक्स्ट,
मुंगेर में देखो, मुंगेर में कौन कौन से मुंगेर, अब ये मुंगेर क्या है, मुंगेर एक प्रमंडल भी है, क्या है, प्रमंडल भी है, मुंगेर प्रमंडल भी है। तो मुंगेर प्रमंडल है और यहाँ देखो मुंगेर जिला भी है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से कुंड पाए जाएंगे, एक लक्ष्मण कुंड, एक रामेश्वर कुंड, मतलब इसको ऐसे याद कर लो, ये राम, भगवान राम, ये भगवान लक्ष्मण, तो मतलब ये भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण, और जन्म कुंड मतलब इनका जन्म, श्रृंगार ऋषि कुंड, सीता कुंड। देखो अब जब राम लक्ष्मण आ ही गए तो सीता माता कहाँ छूटेंगी, सीता माता भी आ जाएंगी। और ऋषि कुंड, ऋषि कहाँ छूटेंगे, ऋषि भी आ जाएंगे। अब भीम बांध और भरारी कुंड, ये सारे कैसे हैं, ये सारे हैं गर्म जल कुंड। कहाँ के हैं, ये मुंगेर के हैं, देख लो। चलो फिर से देखते हैं इसको, मुंगेर में कौन कौन से हैं। पहले देखो राम, भगवान राम आ गए। अब इनसे छोटा लक्ष्मण कुंड, यानी कि लक्ष्मण भी आ गए, भगवान लक्ष्मण भी आ गए। अब देखो सीता कुंड, अब जब राम और लक्ष्मण दोनों आ गए तो अब सीता माता भी तो आएंगी यहाँ पे, अब सीता माता भी आ गई, यानी कि सीता कुंड। अब देखो जन्म कुंड, यानी कि जन्म हो गया, श्रृंगार ऋषि कुंड और पंचतर कुंड और ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड और ऋषि कुंड। अब भीम बांध और भरारी कुंड, ठीक है। तो ये मुंगेर में है। याद रखने के लिए राम लक्ष्मण सीता और ऋषि, जन्म कुंड और ऋषि कुंड, ऐसे ही आप लोग याद कर सकते हो। इससे एक तरीका होता है बस, और कुछ नहीं। इसको याद करने के लिए हम लोग याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चीज़ें याद रहेंगी तभी हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अब देखो गया में कौन सा है, अग्निकुंड है, गया में अग्निकुंड मात्र एक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो आज यहीं तक छोड़ते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे हम लोग। आगे क्या है देख लो, बिहार की मिट्टियाँ, बिहार की मिट्टियों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा आप लोग ये बता दो जाते जाते, एक क्वेश्चन बताओ हमको कि पूरे भारत के अंदर, ना कि बिहार के अंदर, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी मिट्टी है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जो मिट्टी पाई जाती है वो कौन सी है, किस मिट्टी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। और आप लोग कमेंट में ये भी बताने की कोशिश करो कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण, वैसे बहुत सारे कारण हैं मिट्टी के निर्माण के, लेकिन कोई एक कारण बताओ जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो और जो सबसे मतलब एक मजबूत फैक्ट हो कि ये चीज़ होना ही होना है तभी मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। आपको 2 प्रश्न बताने हैं आज। पहला प्रश्न है कौन सा, पहला प्रश्न ये है कि भारत में सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से या फिर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और जो है आपको दूसरा प्रश्न ये बताना है कि जो मिट्टी है, मतलब एक शब्द में ही बताना है इसको कि जो मिट्टी है इसका निर्माण किस कारण से होता है। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो एकदम फैक्ट कारण है वो बताना है। जैसे एक बार एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि बताओ आप भारत का मानसून मोटे तौर पर कैसा है, ऐसे प्रश्न आया था सीधा चेक कर सकते हैं आप लोग। CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में पूछा था ये प्रश्न, ठीक है। तो ऐसे सीधा पूछा था कि भारत में मोटे तौर पर भारत का मानसून कैसा है, डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ये बताओ कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और जो है एक प्रश्न ये था कि मिट्टी का निर्माण मतलब ये चीज़ होना ही चाहिए तभी होगा मिट्टी का निर्माण। तो आप लोग 2 प्रश्न का आंसर करेंगे हमको कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और जो है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।